मैं फिर दोहरा लेते हैं क्या कर रहे हैं हम। ठीक पोस्चर में बैठ के पहले सारे शरीर के एक जनरल अवेयरनेस बना लेते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि सांस की जानकारी अपने आप प्रकट हो। जैसे सांस शरीर में नासिका के आसपास कहीं छुएगा तो जानकारी हो जाएगी। और फिर हम उस सांस की प्रक्रिया को, सांस की जो प्रोसेस है उसको देखते हैं कि सांस अभी शुरू हुआ है, भीतर जा रहा है, भीतर जा रहा है, फिर रुक गया, फिर भी रुका हुआ है, फिर बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, फिर रुक गया। इस तरह से हम उसकी प्रक्रिया को पूरा देखते हैं। तो जब जो बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अब अटेंशन हमारा डिफ्यूज रहा है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने का हमारा इंटेंशन नहीं है, तो उसकी प्रश्न ही नहीं उठता कि कहाँ फोकस करना है। हम सारे शरीर में देख, अटेंशन है हमारा। और क्योंकि यहाँ पे हलन चलन हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी मालूम पड़ता है। उसका उससे दिक्कत हो कि सारा शरीर में डिफ्यूज है ये मालूम करने में दिक्कत हो, तो फिर हम इतने से क्षेत्र में सारे जिस क्षेत्र में सांस टच कर रहा है उसको, उस ब्रॉड एरिया में अटेंशन रख सकते हैं उस समय के लिए। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम, हमारा अटेंशन तो सारे शरीर पे ही है और वो पर्टिकुलर हमने जब वहाँ पे कुछ हुआ तो हमारा ध्यान उस एरिया में चला गया और अपने आप उसकी जानकारी होती रही, जबकि बैकग्राउंड में शरीर की जानकारी भी बनी हुई है। इस तरह से हम साधना करेंगे, किसी जगह पे भी पिन पॉइंटेड फोकस नहीं करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। सो लेट अस प्रैक्टिस नाउ। यस पायल, कुछ पूछना है क्या? सर, ये जो शार्पनेस है, ये प्रोसेस को जैसे जा रहा है आ रहा है इसको देखने से आती है, या नैरो डाउन करने से आती है, या दोनों दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं? डिपेंड करता है आप, हमारा क्या उद्देश्य है। ओके, जैसे डिपेंड्स। अभी तो हम शार्प भी कर रहे हैं। अभी हम शार्प शब्द थोड़ा ना इस्तेमाल करें, उसकी कनोटेशन अलग हो सकती है। अभी हम हम्म, माइंड चित्त को और समाहित कर रहे हैं, कलेक्ट कर। हम्म, ओके, हम्म, एकाग्रता हम्म। बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हम एकाग्रता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एकाग्रता का क्या मतलब होता है? इट डजंट मीन कि हम एक कलेक्ट। हाँ। पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, या जैसे कि सूरज की रोशनी को लेंस से एक पॉइंट पे फोकस करते हैं ताकि वहां पे आग लग जाए। इस तरह से हम्म, नहीं हम्म, कर रहे। हम्म, एकाग्रता का मतलब है कि हम जो काम करना चाहते हैं हमारा मन उसी में लगा रहा है, इधर उधर ना जाए। हम्म, दैट इज हम्म, हम्म, मीनिंग। तो जो एकाग्रता शब्द है उसको अंग्रेजी में वन पॉइंटेडनेस ट्रांसफर कर दिया गया, बट वो उससे हम वन पॉइंट समझ बैठे हैं। हम हम्म, कहते हैं हम्म, ना, एकाग्रता बढ़ाइए ताकि पढ़ते टाइम आप पढ़ें, खेलते टाइम खेलें। ऐसा ना हो पढ़ते टाइम आप खेलने के सोच रहे हैं और खेलते टाइम पढ़ असाइनमेंट का सोच रहे हैं। टिपिकल एग्जाम्पल विच हम्म, टीचर्स गिव फॉर देयर स्टूडेंट्स। हम्म, एकाग्रता, अब हमारे लिए एकाग्रता क्या होगी कि हम सांस को देख रहे हैं और कहीं और इधर उधर बढ़ नहीं भटक रहा हमारा, तो हम्म, हमारी एकाग्रता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ओके, पिन हम्म, पॉइंटेड, शार्पनेस, वो सब शब्द अलग है, उनके कनोटेशन कई बार हम गलत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसलिए, क्योंकि हमारा जनरल एटीट्यूड, हमने परिमुख का इंटरप्रिटेशन किया है अराउंड सराउंडिंग दैट हम्म, होल बॉडी। यहाँ हम्म, पे क्योंकि एक्चुअली तो हम बॉडी की अवेयरनेस बनाए रखते हुए भी सांस को जान सकते हैं। हम्म, जैसे हम्म, हम्म, वंडे प्रणालियों ने उदाहरण दिया, वही जब हम्म, आप ऑर्केस्ट्रा सुन रहे हैं, एक क्वायर सुन रहे हैं और एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, तो आप चाहें तो एक किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की आवाज पे फोकस करके उसको भी सुन सकते हैं, जबकि वो ऑर्केस्ट्रा हम्म, की आवाज बैकग्राउंड में चली जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी, बैकग्राउंड में चली हम्म, जाएगी, वो आपके सामने आ जाएगी। हम्म, ठीक इसी तरह से, बट इट टेक्स टाइम कि हमारी जो एबिलिटी है, ट्रैंक्विलिटी है और एबिलिटी ऑफ कलेक्टेडनेस ऑफ माइंड इतनी है कि हम जहाँ डायरेक्ट करें वहाँ डायरेक्ट हो जाएगी। इट्स मैटर ऑफ
just practicing it more. हम्म, हम्म, तो ओके। सांस को जानते हुए भी, हम शरीर को जानते हुए भी सांस जान सकते हैं। अगर दिक्कत हो रही है, तभी कहा दिक्कत हो रही है, तो फिर उसको फेस पे रख लीजिए, या फेस के इतने जो जिस एरिया में सांस टच कर रहा है उस एरिया पे रख लीजिए, ताकि वो शायद मालूम पड़ जाए। Otherwise, you can be relaxed and still be aware of the breath going in, coming out, without हम्म, having to हम्म, focus on that area. It's a हम्म, matter of practice. हम्म, Okay. ओके, थैंक यू सर। Namaskar. Good afternoon, everybody. Let us begin our meditation, silent meditation. जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो ने शेयर किया है, उस पर एक brief आप एक बार फिर उसको पढ़ के याद कर लें क्या करना है। हम लोग पहले काया के प्रति सती मनाते हैं, कायगता सती। सो बिकम अवेयर ऑफ द होल बॉडी, स्टार्टिंग फ्रॉम वन पार्ट एंड क्विकली बिकम अवेयर ऑफ द होल बॉडी। और फिर हमारा ध्यान उसी शरीर पर टिका रहता है, और फिर शरीर के अंदर होने वाली जो भी हलचल होती है वो अपने आप मालूम पड़ जाती है। जैसे सांस आएगा, तो सांस के छूने की बात, इस एरिया में कहीं छुएगा तो वो मालूम पड़ जाएगा हमें, अगर हमारी सती पुष्ट है, क्योंकि हमने इंटेंशन बनाया हुआ है कि सांस को जानना है। सो दैट इंटेंशन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हमें सिर्फ शांत चित्त से बैठ के सांस के आवागमन को देखना है, और ये नोट करना है कि वो कब शुरू हुआ, कब तक चलता रहा, कब बंद हुआ, ताकि उसकी ड्यूरेशन हमें मालूम पड़ती रहे। ये सारा काम हम कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि हमारी चित्त शांत हो, सांस जो है वो अपने आप धीरे 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 सूक्ष्म होता चला जाता है, उसके साथ साथ चित्त भी शांत होता रहता है। और अगर मन भटकता है, तब भी हम कोई डिस्टरबेंस नहीं करते। जैसे ही मालूम पड़ता है कि मन भटक गया, हम शांत चित्त से उसको देखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, यस मेरा मन भटक गया है, एंड देन फर्स्टली रिलैक्स। सबसे पहले हम रिलैक्स करते हैं मन को, शरीर को भी, अगर कुछ हिलन चलन हो गई हो। और फिर देखते हैं कि हमारा मन अपने आप शरीर के साथ फिर जुड़ जाता है। चाहे तो मन भटक गया तो हम वापस नहीं लाएंगे जबरदस्ती उसको, पहले रिलैक्स कर देंगे, मे बी स्माइल अ बिट एट दी नॉलेज दैट माइंड इज फिकल। मन स्थिति जो है, मन की स्थिति वह बदलती रहती है, अनित्य है। और फिर जैसे ही चित्त शांत होगा, वो अपने आप अपने आलम्बन पे काया पे आ जाएगा, और फिर से हम सांस को देखने का काम शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार संक्षेप में मैंने आपको इसके इस स्लाइड का सार बता दिया है। तो नाउ लेट अस प्रैक्टिस। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बीच में हाथ, वर्चुअल हैंड रेज कर दीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू। देखिए, हम लोगों ने विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग तरह से ध्यान करना सीखा है। तो हर एक का अपना लाभ है, ऐसा नहीं कि कोई गलत है कोई ठीक है। ये इस तरह की असेसमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आचार्यों के अपने अनुभव में अलग अलग तरह से सिखाया जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सूत्र में लिखा है वैसा फॉलो करें। इसका मतलब नहीं कि जो वहाँ पे ध्यान करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ मतलब नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आई हैव आल्सो बीन प्रैक्टिसिंग एन मोनेस्ट्री लाइक दैट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम भी इस तरह से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अब अभी हम, क्योंकि हमने एक मन में विचार बनाया कि हम भगवान की शिक्षा को अक्षरशः फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जहाँ नहीं समझ आएगा तब तो रेफर करेंगे और आचार्यों को जिनके एक्सप्लेनेशन है। और जैसे ही हम रेफर करते हैं, उस हर एक का अलग अलग एक्सप्लेनेशन आने लगता है। तो देन अगेन वी आर फोर्स टू चूज कि ये वाला एक्सप्लेनेशन फॉलो करें कि ये वाला।
So we somehow can't escape the commentaries and the because we don't have the ability to penetrate into the meaning of the every word to that extent कि भगवान का क्या आशय था जब उन्होंने परिमुख शब्द इस्तेमाल किया। जब गच्छन्तो वा गच्छामि इति किया तो उसका तात्पर्य क्या था। हम जितना शब्दों से समझ आता है हम उस हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी आर लर्निंग कि क्या ऐसा करना हमारे लिए ठीक होगा, हो सकता है ना ठीक हो, तो फिर हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे करें, तो कोई दोष नहीं है। मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ कि हम आपको जो भगवान की वाणी है उससे अनुसार कैसे उन्होंने कहा है साधना करने को, जो मुझे समझ में आता है, जो और लोगों ने भी खासतौर पे वेनरेबल अनालियों ने जैसे एक्सप्लेन किया है, या इवन जोसेफ गोल्डस्टीन ने एक्सप्लेन किया, वो काफ़ी मैच करता है। तो उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समझें वो क्या कह रहे हैं और फिर अभ्यास करके देखें। मेरा अपना अनुभव रहा है कि इस तरह से अभ्यास करना काफी सहज हो जाता है, तनाव नहीं होता, अरे छूट गया, मालूम नहीं पड़ा, ये नहीं हुआ, वो नहीं। देन मेकिंग ए प्रोजेक्ट आउट ऑफ एनीथिंग इज देन यू पुट सम एक्सपेक्टेशंस, एंड द मोमेंट यू पुट एक्सपेक्टेशंस द्वेष जागना स्वाभाविक हो जाएगा। सो वी सी the approach being followed and see the benefits of that approach। तो उसकी अपनी limitations नहीं है, वो भी समझ सकते हैं आप इन ड्यू कोर्स। तो जैसे जैसे भगवान की वाणी में चर्चा हुई है कि इरियापथ पब्बम में क्या करना है, अभी हम संप्रजान पब्बम में पढ़ेंगे, जो उन्होंने लिखा है वो पहले पढ़ेंगे, फिर उसका विचार विश्लेषण करेंगे कि वो क्या करने का क्या मतलब है। और वहाँ करने में कई चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो हमको फिर कमेंट्रियल लिटरेचर में जाना पड़ेगा, वी कांट अवॉइड इट। सो देर इज ए अवर लिमिटेशन बिकॉज हम भगवान की वाणी को एग्जैक्टली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे में वो क्षमता नहीं है, और वो भाषा भी अलग है। सो वी आर फोर्स टू टेक हेल्प फ्रॉम दी सेकेंडरी सोर्सेज, और उसमें डिफरेंस होता है। सेकेंडरी सोर्सेज में पर्सन एक्स विल हैव सम आइडिया, वन ट्रेडिशन विल हैव सम अदर आइडिया, सो वी हैव टू देन सी which idea suits us, that's the point। So that's why, so people meditating, walking meditation करी अलग अलग तरह से की जा सकती है। वॉकिंग मेडिटेशन का जो उद्देश्य है वो समाधि हो सकता है। वॉकिंग मेडिटेशन का उद्देश्य प्रज्ञा डेवलप करना हो सकता है, विपश्यना करना हो सकता है। यू कैन डू इट इन वैरायटी ऑफ वेज, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज, सो यू कैन सी इट। भविष्य में जरूरत होगी तो आई कैन शेयर की वेरियस वेज ऑफ डूइंग वॉकिंग मेडिटेशन, एंड वी कैन डिस्कस देम। जिसको जो सूट करे वो करे, उसमें कोई दोष की बात नहीं है। ओके। हाँ सुनील जी कहिए। या गुड इवनिंग सर। हम्म। सर ये जैसे काया पे अगर ध्यान रखते हैं दिन में जितने टाइम भी कर पाए, उससे काफी मन में शांति आ रही है। मतलब चलते टाइम, बैठते टाइम, जितना भी संभव हो वो हो रहा है। अभी जो मोनिका ने प्रश्न पूछा उसी से रिलेटेड फर्दर मैं एक चीज पूछना चाहता था कि जैसे अगर हैबिट काफी टाइम से है काम जल्दी जल्दी करने की, as if you want to get over with it fast, तो उसके लिए क्या, मतलब दिस वुड बी हेल्पफुल अगर हम काया के ऊपर अटेंशन रख के काम करें। डेफिनेट डेफिनेट डेफिनेट। बिकॉज दिस इज अ वेरी ओल्ड हैबिट एंड वो आई। पकड़ा जाएगा ना, तुरंत पकड़ा जाएगा। देखो फिर मैं जल्दी कर रहा हूँ, फिर मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो राइट देन देयर इज द नेचुरल टेंडेंसी टू डू द करेक्शन, कोर्स करेक्शन अपने आप होने लगती है। राइट काया के ऊपर एक जेंटल, बहुत ही जेंटल अवेयरनेस रख रहे हैं ना हम, तो उससे बहुत लाभ होता है। मैंने जितना करके देखा उससे मुझे स्पष्ट लगता है कि बहुत लाभ होता है। वो इट विल हेल्प इन वैरायटी ऑफ वेज, आई विल प्रेजेंट इट इन ड्यू कोर्स कि उसके लाभ क्या है। बहुत कई तरह से लाभ होंगे। बट अदरवाइज सो विजिबली आई मीन, मतलब मूवमेंट के टाइम पे तो वो बड़े आराम से दिख रहा है कि इससे काफी काफी माइंडफुलनेस आ रही है। अब मान लीजिए घर पे बैठे हैं, थक गए हैं, all that we need to do is to just relax, lie down or sit in a chair comfortably and just be with the body for a few minutes. You'll feel refreshed. You राइट can verify that. So राइट। it's a very powerful way of practice.
भगवान कहते हैं कि काया पे अगर आप कायगता सती सूत्र जो है मध्यम निकाय में, कि अगर आप कायगता सती को प्रतिष्ठित कर लें, स्ट्रांग बना लेंगे, तो मार कैन नॉट एंटर इनटू यू, ही कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू यू। जी। विल डिस्कस इट टुमारो, मे बी विल सी। राइट सर, राइट, थैंक यू वेरी मच। वो थोड़ा समय हम इस पर लगाते हैं आज संप्रज्ञान पर्व पे, क्योंकि ये हम प्रैक्टिस करना चाहेंगे। जो निखिल ने चैंट किया था, उस स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। तो भिक्षु को क्योंकि प्रवचन दिया जा रहा था भिक्षुओं की गतिविधियों के बारे में, कहा गया आगे जाता है, पीछे आता है, बाएं देखता है, दाएं देखता है, अपने पात्र को उठाता है, संघाटी को, चीवर को, भिक्षा पात्र को, शरीर को मोड़ता है, खाता पीता चबाता, मलमूत्र त्यागते, चलते, खड़ा, मतलब एवरी एक्टिविटी, कंसीवेबल एवरी एक्टिविटी, वी आर एक्सपेक्टेड, एडवाइज टू बी माइंडफुल। अब संप्रज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, एनीबॉडीज गैस। मगर भगवान ने उसकी कोई विशद व्याख्या नहीं की है। ऑब्वियसली उस समय उसका एक मतलब होगा जो सब समझते होंगे। अब हम उसको गैस कर रहे हैं खाली डिक्शनरी के आधार पर। डिक्शनरी भी कितनी बिल्कुल उसी रिप्रेजेंट करती है जो भगवान का अर्थ मान का आशय था, बहुत मुश्किल है कहना। तो इसलिए इस तरह से दिक्कत हो जाती है। जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अलग अलग आचार्य, अलग अलग स्कॉलर अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। इस संप्रज्ञान शब्द का संप्रजानकारी होती, इस शब्द का जो ट्रांसलेशन है अलग अलग किया गया। अंग्रेजी में किया गया क्लियर कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट डज दैट मीन, क्लियर कॉम्प्रिहेंशन? हिंदी में जैसे हमने ट्रांसलेट किया संप्रज्ञान, वो उसका इक्विवेलेंट ले लिया, बट व्हाट डज इट मीन? इसका तात्पर्य जो है, जो समझ में आता है, पूरी सजगता एवं जानकारी रखते हुए कार्य करना। क्या जानकारी रखें? तो उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू, एवरीबडी विल हैव हिज ओन ओपिनियन। तो जो कमेंट्रीज लिखी गई भगवान के कुछ शताब्दियों बाद, जो विशुद्धि मग्गा जो अर्लीस्ट कमेंट्री है, उसमें जो समझाया गया, उसमें चार प्रकार के, चार आयाम बताए गए संप्रज्ञान के। संप्रज्ञान के चार आयाम बताए गए। पहला है कि उसकी सार्थकता, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो सार्थक है कि नहीं, उसका पर्पस क्या है। सार्थक पाली में लिखा है, इसमें हिंदी में कार्य की उपयोगिता क्या है, उसको हम ठीक से जाने। दूसरा है सप्पाय, कि कार्य जो है इस समय जो भी हम कार्य कर रहे हैं, इस समय इस परिस्थिति में जो परिस्थिति अब एग्जिस्ट करती है, उचित है वो करना या नहीं है। तो ये दो तो सामान्य मंडेन काइंड ऑफ नोइंग है, मंडेन नॉलेज अबाउट द थिंग्स। फिर है दो शब्द जो साधना से रिलेटेड है। गोचर, गोचर मतलब किस एरिया में हमारा माइंड घूम रहा है। कहा जाता है कार्य करते समय भी जितना संभव हो सके मन ध्यान के क्षेत्र में ही रहे, ताकि सतीज, क्योंकि जो है हर परिस्थिति में पुष्ट की जा सकती है। असमोह, मतलब हम काम करते समय भ्रम में ना आ जाएं, ये सत्य ना भूल जाएं कि हमारे विचार, हमारे वेदना, हमारी सारे अनुभव जो है वो इम्पर्सनल प्रोसेसेस हैं और कारणों और परिस्थितियों के उत्पाद हैं। ये हमारे व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि काम करते समय डूअरशिप का आना बहुत स्वाभाविक सा लगता है कि मैं ही तो कर रहा हूँ, मेरे ही द्वारा तो हो रहा है। तो वो जो आत्मभाव है वो सरप्टिशियसली उसमें आ जाता है। तो उसके प्रति भी सजग रह पाना, ये भी असम्मोह इसमें कहा। तो ये चार आयाम उसके कहे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी महत्व क्या है। दे आर द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शंस विच यू हैव टू डू। और जब हम काम कर रहे हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमें वो क्लियर है। आप सोचेंगे ये सार्थक तो है ही, हम जो हम काम करते हैं उसको हमें मालूम है क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन करते करते भूल जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप शायद आपने महसूस किया नहीं, मैंने कई बार देखा है कि घर से हम निकले कि मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदना है, और वहां से जब लौटे
तो वो सामान तो भूल के दुनिया भर की चीज़ें और खरीद रहा है, क्योंकि वो देखने में बहुत वहाँ पे बहुत अच्छी लगी, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। तो जो कार्य का पर्पस था, जिस काम के लिए हम गए थे, वो पीछे रह गया और दूसरे सेकेंडरी पर्पसेस इवॉल्व हो गए बेस्ड ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। बस कोई बार कार्य ऐसा होगा कि जो जो परिस्थिति इस समय है वो करना उचित है या नहीं है। कुछ ऐसी हैबिट्स होती है हमारी कि ये काम तो हमें रोज करना ही है, और वो काम रोज करने पॉसिबल है या नहीं है, परिस्थिति के हिसाब से वो भी हमें जांच लेना चाहिए। तो ये दोनों जो है मंडेन व्यवहारिक चीजें हैं, संसारिक चीजें हैं, जो हमें देखनी चाहिए, विच आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री। अब ये बात जो है गोचर की, कार्य करे सुनते भी हमारा ध्यान ध्यान के क्षेत्र में मन रहे, इसका मतलब हमारा ध्यान का आलंबन ऐसा हो, जब हम काम कर रहे हैं तब भी हम उसको कुछ ना कुछ हद तक उसके बारे में हमारी अ, थोड़ी सी ध्यान उस तरफ रह पाए। तो इस कारण से भी कहा जाता है कि अगर आप काया को एज ए होल बनाएंगे अपना ध्यान का आलंबन, तो ये बहुत सहज रूप से किया जा सकता है कि कुछ भी काम करेंगे काया इन्वॉल्व होगी, और उसमें आप काया के प्रति सजग रहने का अभ्यास अगर रखा है तो आप एक लेवल तक सती बना के रखेंगे। एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहेगा कि आपकी स्थिति हमेशा बनी रहेगी, और जब भी वो डिस्टर्ब होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा हो रहा है। और असम्मोह जो है वो प्रज्ञा की बात है। इसलिए कई बार संपक ज्ञान को प्रज्ञा ही कहा जाता है कि भाई सती संपजन्य कहते हैं, और कई आचार्य कहते हैं सती पन्या, कि भैया पन्या साथ रहनी चाहिए। सती बाई इट सेल्फ हैज टू बी एसोसिएटेड विद पन्या। एक्चुअली सती के अंदर पन्या का पुट है, लेकिन वो चर्चा नहीं होती, क्योंकि आजकल माइंडफुलनेस का ट्रांसलेशन जो है और जो इम्प्लीकेशन हो गया उसमें पन्या हटा दी गई, तो इसलिए कहना पड़ता है स्पेसिफिकली कि सती और पन्या। तो संप्रज्ञान को कई बार पन्या के इक्विवेलेंट बताया जाता है, और आप समझ सकते हैं उसका कारण क्या है, क्योंकि हम ध्यान अपने का आलंबन भी रख रहे हैं अपना प्रोटेक्ट करके, और कोई मोह नहीं आने दे रहे। समय निरंतर इस बात पे हमारा ध्यान चला जाता है, याद रखते हैं हम कि जो कुछ भी हो रहा है, मैं एक माध्यम हूँ, मेरा शरीर एक माध्यम है, मेरा इंटेलेक्ट एक माध्यम है, और उस माध्यम के कॉजेज और कंडीशंस थी, इसलिए ये काम हो पा रहा है। कुछ तो एविडेंट है कॉजेज, कुछ ऐसे हैं जो हमको समझ ही नहीं आएंगे, बहुत पीछे छुपे हुए हैं उस सारे। अगर हम आप हर काम के पीछे के पूरी चेन बनाएं कि ये काम कर पाने में क्या क्या चीज़ें मेरी सहायक थी, तो पाएंगे अल्टीमेटली सारा संसार उस काम को करने में सहायक। इट्स अ मैटर ऑफ आवर एक्सपेंसिव माइंड, टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन एक्सटेंड आवर विजन एंड होराइजन। तो एक्चुअली आप पाएंगे कि प्रकृति का हर अंग हमारे हर काम में करने में सहायक हो रहा है। तो फिर वो जो पर्सनैलिटी वाली बात आती है, सबका आइडेंटिटी की बात आती है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा किया जा रहा है, उसमें अहंकार जागता है, वो बात थोड़ी चेक में रहती है। खत्म हो जाए ऐसा संभव नहीं है, बहुत बार बार अभ्यास करेंगे अनात्म बोध बढ़ाने का, तभी हो पाएगा। लेकिन ये एक एलिमेंट साथ रहता है। जो हमारे थाई आचार्य हैं वो हमेशा कहते हैं कि साधना करते समय, किसी भी तरह की साधना करें, तो अनित्य दुख अनात्म को भूले ना। खासतौर पर अनात्म के भूलने की आवश्यकता, भूलने का फल ये होता है कि हम आत्मभाव से काम करने लगते हैं, जो कि दुख बढ़ाता ही है। तो इसलिए अनात्म को ज़्यादा महत्व देते हुए वो कहते हैं कि हमको ख्याल रखना चाहिए कि हमारा काम करने में आत्मभाव न बढ़े। तो असम्मोह को मैं उस तरह से भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमसे उससे हमारा आत्म भाव न बढ़े, हम सजग। ये संप्रज्ञान पर की इस तरह से एक व्याख्या की जा सकती है। तो इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में जब भी कोई काम कर रहे हैं, तो हम एक सेकंड कुछ क्षणों के लिए इवैल्यूएट कर लें, मैं क्यों कर रहा हूँ, इस समय करना ठीक है क्या, और क्या मैं अपने ध्यान का आलम्बन साथ रख पाऊँ। हो सकता है नहीं रख पाए, तो वेनेरेबल नैना थेरा ने, जो इन्होंने पहली बार ये चर्चा इसकी और सती पठान की थी, उनकी बुक है हार्ट ऑफ बुद्धिस्ट मेडिटेशन, बहुत ही सुंदरता से लिखी गई, बहुत अच्छी तरह से लिखी गई। उसमें वो सजेस्ट करते हैं कि हाँ, कई बार ऐसी हो सकता है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन साथ नहीं रख सकते, खासतौर पर अगर वो सांस है,
तो आप गाड़ी चलाते हुए सांस को नहीं देख सकते, मुश्किल हो जाएगी। तो हाँ हाँ, आप हाथ को इस्तेमाल करेंगे, टांग पाँव का इस्तेमाल करेंगे तो मालूम पड़ेगा हाँ इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कुछ आलम्बन ऐसे हैं जिनको आप हमेशा साथ नहीं रख पाएंगे, तो उसको कॉन्शियसली ड्रॉप कर दे, भाई अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं सांस नहीं देखूंगा, इस सड़क देखूंगा, बाहर की तरफ सजग रहूंगा। और जब मुझे उपयुक्त परिस्थिति आएगी तो देन आई विल पिक अप दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड देन बी माइंडफुल ऑफ दैट। इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं, बिकॉज गृहस्थ होने के नाते हमारे ऐसे कार्यकलाप करने हैं आजीविका के लिए, और गृहस्थ के अन्य जो बंधन रहते हैं उसमें हर समय हम अ, ध्यान के आलम्बन को साथ रख पाए, वो संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए उस बात का भी हम कोई मन में एक हीन भावना ना लाए, देखो मेरा ये गोचर में मैं काम नहीं कर पा रहा, मेरा मन तो इधर उधर जा रहा है, जबकि मुझे रखना उधर चाहिए था। यू डोंट डू दैट, वी कॉन्शियसली put it aside and then consciously pick it up when the conditions are appropriate। तो इस तरह से हम संपजानपन का काम कर सकते हैं। हम भी अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती। अब खाना खाते समय पूरी जानकारी कर सकते हैं, पानी पीते समय, टॉयलेट जाते समय, नहाते समय, वेरी इजी टू बी फुल्ली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, एंड वेरी हेल्पफुल ऑल्सो कि हम सजग हैं, कोई भूल ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। कई एक्टिविटीज में गड़बड़ का कारण शरीर पे हानि हो सकती है, नुकसान कष्ट हो सकता है। सो बीइंग माइंडफुल कैन बी वेरी हैज अ वेरी ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज विच वी डू। तो इतना ही मैं इसके बारे में कहूँगा, हम इसको करके देखें, एंड देन अगर कुछ भी कठिनाई आएंगी तो वी कैन लेट अप टुमारो। अगर कोई एक आध कमेंट हो या कोई चीज़ मैं